हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया हुआ है फॉर द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर द अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जामिनेशन, चाहे फिर आपके पास जेके एसएसबी अकाउंटेंट एंड फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो, चाहे फिर आपके पास जेके एसएसबी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हो। तो बहुत ही बेनिफिशियल क्लास आपके साथ दे रहे हैं। 5 पार्ट्स आपके पास, 4 पार्ट्स हो चुके हैं, तो आज 5th पार्ट में आपके साथ और एमसीक्यूज करेंगे। वह एमसीक्यूज पूरे का पूरा टॉपिक जो है आपके पास रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। गुजारिश करें स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके साथ साथ ये बात भी याद रखिए, आपने सीक्वेंस में चलना है। पहले 4 पार्ट्स पहले देखने हैं, क्योंकि वो पार्ट्स आप पढ़ेंगे, वहाँ से आप बहुत सारे टॉपिक सीखेंगे, फिर आज की क्लास में आएंगे। आज आप जो है और बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था वो ये था, दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस विच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस आर कॉल्ड। वो इंडिविजुअल्स, वो इंस्टीट्यूशन जो किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन में पार्ट करते हैं, जो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? क्या आप उन्हें इकोनॉमिक यूनिट्स कहेंगे? क्या आप उन्हें इकोनॉमिक एजेंट्स कहेंगे? बोथ या नन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बोथ, ए एंड बी। डैट इज आपके पास उन्हें आप इकोनॉमिक एजेंट्स भी कहते हैं और उनको आप इकोनॉमिक यूनिट्स भी कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, व्हाट इज इट दैट मेक्स एनी गुड द फाइनल गुड। ठीक है जी, आपने हमें बताना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को फाइनल गुड बनाती है। आप देखिए, क्या वो आपके पास जो इनहेरेंट नेचर है गुड का, नंबर सेकंड क्या वो इकोनॉमिक नेचर है गुड का, नंबर थर्ड क्या वो प्राइस ऑफ गुड है, नंबर फोर्थ वो आपके पास सप्लाई ऑफ गुड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इकोनॉमिक नेचर ऑफ गुड। देखिए आप समझिए बात को, कहने का मतलब है कोई भी चीज़ आप किस चीज़ को आप फाइनल गुड कहेंगे। फाइनल गुड का तब कहेंगे, ये डिपेंड करता है कि भाई इकोनॉमिक नेचर क्या उसका। फॉर एग्जांपल, घर में आप जो है हम टी बनाते हैं, ठीक है, चाय हम बनाते हैं। तो अगर हम घर में टी बना रहे हैं, अगर घर में चाय बना रहे हैं, तो चाय की जो पत्ती हमारे लिए आ रही है, घर में जो आ रही है, वो हमारे लिए फाइनल गुड है। फाइनल गुड किसे कहेंगे? एनी आइटम दैट इज मेंट फॉर फिक्स्ड फाइनल यूज, जो कोई भी आइटम जो फाइनल यूज के लिए बना हो, एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, या दैट डज नॉट पास थ्रू एनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज फाइनल गुड। तो आपने देख लिया कि आपने चाय की पत्ती लाई, उसको हमने घर में इस्तेमाल किया, चाय बनाया, कोई भी फर्दर इसमें जो है एडिशन नहीं हो रही है, फर्दर इसमें जो है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, फर्दर इसमें कोई भी स्टेज से पास नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए आपके पास टी जो है ये हमारे लिए क्या बन गया? फाइनल गुड बन गया। लेकिन अगर यही जो टी है इसको आपने होटल पर ले रहे हैं, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो ये जो टी है ये आपके पास रॉ मटेरियल बन जाएगा। ये रॉ मटेरियल का आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आप चाय का कप बना रहे हैं, वो चाय का कप आप बेच रहे हैं। तो अगर आप होटल पर जा रहे हैं तो यही टी जो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट था वो आपके पास रेस्टोरेंट में या आपके पास रॉ मटेरियल बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये डिपेंड नहीं करता है कि नेचर क्या है इसका, बल्कि ये डिपेंड करता है कि इसका इकोनॉमिक नेचर क्या है किसी चीज़ का, वो उसको फाइनल गुड बनाती है। तो फाइनल गुड होने के लिए ये लाजमी है कि ये किसी भी मोर स्टेजेस जो हैं इसकी प्रोडक्शन में नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे फाइनल गुड में चेंज होने के लिए इसको और ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत ना हो, तो ही आप किसी गुड को फाइनल गुड कह सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा जा रहा है वो आप अच्छे से हमारे साथ समझिए। पूछा कि आप हमें बताइए, इनकम, प्रॉफिट इज, आउटपुट इज एक्स्ट्रा और कंसेप्ट दैट मेक सेंस ओनली व्हेन ए टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई जैसे इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, आउटपुट हो गया। कह रहा है ऐसी चीज़ें जो हैं ये वैल्यू रखती हैं, ये सेंस रखती हैं पर्टिकुलरली कब? व्हेन ए टाइम पीरियड स्पेसिफिक, जब किसी खास टाइम पीरियड के लिए इनको बोला जाता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी? क्या ये फ्लोज कहलाएंगी? क्या स्टॉक्स कहलाएंगी? बोथ या नन? तो कोई भी चीज़ जो फॉर ए टाइम पीरियड स्पेसिफाई हो सकती है उसको आप जो है फ्लो कहते हैं। तो उसको करेक्ट आंसर जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लो आ जाएगा। तो फ्लो क्या है सर? फ्लो आपके पास वो वैसी चीज़ें होती हैं जो आप डिफाइन करते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो जो किसी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप डिफाइन करते हैं, उन्हें आप स्टॉक्स कहते हैं। जैसे आपके पास कैपिटल गुड्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, एट ए पर्टिकुलर टाइम आपके पास कितनी वैल्यू उसकी है वो आपके पास स्टॉक्स कहलाएगा। इसके बरकस फॉर ए टाइम पीरियड आपने इनकम कितनी कमाई है, आपके पास आउटपुट कितना है फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आपने प्रॉफिट कितना कमाया है फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी चीज़ें जो आप डिफाइन कर रहे हैं फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, उसे आप कहेंगे फ्लोज। वायरस वो चीज़ें जो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट आपके पास कितनी मौजूद हैं, क्या हैं, उन्हें आप स्टॉक्स कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 53 की तरफ। सीख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्वेश्चन 53 में क्या पूछा जा रहा है वो आप अच्छे से समझिए। बोल रहा है द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिनोट द नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय फर्म इज कॉल्ड। ठीक है जी, वो टर्म जिसका आप उपयोग करेंगे, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे जब आप बताएंगे कि जी नेट कंट्रीब्यूशन किसी फर्म ने किसी चीज़ में कितनी प्रोड्यूस की है, तो नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म उसे आप क्या कहते हैं? क्या आप उसे इनकम एडेड कहते हैं, वैल्यू एडेड कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑकर्ड कहते हैं, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि आप उसे वैल्यू एडेड कहते हैं। कि वैल्यू एडेड क्या है सर? वैल्यू एडेड इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिनोट द नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म। जो कोई भी नेट कंट्रीब्यूशन फर्म बनाएगी उसे आप वैल्यू एडेड कहेंगे। तो कह सकते हैं कि आपके पास वैल्यू एडेड बाय द फर्म जो आती है, वैल्यू एडेड बाय फर्म, कितनी वैल्यू ऐड करेगी फर्म, वो किसके बराबर आ जाएगी सर? वो डिपेंड करेगी कि वैल्यू कितनी है जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है फर्म की, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है हम लिखेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। टोटल जो प्रोडक्शन आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस कर देंगे इसमें से कि वैल्यू जितनी आ रही है इंटरमीडिएट गुड्स की, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है आप माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ फाइनल आपकी प्रोडक्शन जितनी हो रही है वो आपके वैल्यू देगी वैल्यू एडेड कितनी हो रही है फर्म की। फॉर एग्जांपल जो आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल बना लिया, ठीक है जी, मोबाइल बनाकर उसकी वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू उसकी आ रही है फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स उसकी वैल्यू फाइनल आ रही है। लेकिन इसको बनाने के लिए, इस मोबाइल को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स लगे, बहुत सारे लगे सर, को आपके पास बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, उन सब वैल्यू, उन चीज़ों की वैल्यू जो है, रॉ मटेरियल की वैल्यू जो है, इसमें अगर आपके पास 40 यूनिट्स की वैल्यू लग रही है तो वैल्यू इसमें ऐड कितनी की है आपने? 50 यूनिट की टोटल प्रोडक्शन आ रही है, 40 यूनिट्स के आपके पास रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, तो फाइनल वैल्यू आप ऐड कितनी की है? 50 माइनस 40 आप करेंगे, आप बोलेंगे सर 10 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो ऐड की है, किसने? फर्म ने की है। तो वैल्यू एडेड बाय द फर्म क्या कहेंगे सर? वैल्यू एडेड बाय द फर्म इज ए कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म। फाइनल नेट कंट्रीब्यूशन जो फर्म करेगा उसे आप वैल्यू एडेड बाय द फर्म कहेंगे। ठीक है जी, होप बात समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन 54 आपके पास क्या बता जा रहा है उसे आप अच्छे से समझिए। द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, इक्विपमेंट एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज कॉल्ड। ठीक है जी, आपने बताना है कि वो इन्वेस्टमेंट जिसको आप किसके लिए रिलेटेड बोलेंगे? मशीनरी के रिलेटेड, जो आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट एम्प्लॉयड हो गया फैक्ट्री के द्वारा, तो उसे उस तरह के इन्वेस्टमेंट को आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे? क्या आप उसे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कहेंगे? क्या आप उसे फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहेंगे, या नन ऑफ दीज? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तब दे पाएंगे जब आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पता हो। तो चलिए आपके साथ पहले समझ लेते हैं कि भैया पहले इन्वेस्टमेंट क्या है। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म। जो भी आपके पास कोई भी फर्म है उसकी जो स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी करना, एडिशन करना उसके स्टॉक ऑफ कैपिटल में, उसे आप इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जो इन्वेस्टमेंट है ये जनरली आपके पास 3 तरह का देखने को मिलता है। 3 तरह का इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है सर? पहला इन्वेस्टमेंट वो होता है, फर्स्ट इज द राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ द फर्म ओवर ए ईयर, जिसे आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो पहला इंक्रीज आ रहा है, जो राइज आ रहा है इन्वेंट्रीज में। ठीक है, इन्वेंट्री से मतलब क्या हो गया? इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्टॉक ऑफ अनस्टोर्ड फिनिशियल गुड्स, आपके पास सेमी फिनिशियल गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, विच ए फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, उसे आप इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन इन्वेंट्री में बढ़ोतरी आ रही है, राइज आ रही है, तो उसे आप इन्वेस्टमेंट कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे, अंडरटेकन बाय द फर्म। तो अगर आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसमें? इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी हो रही है, इन्वेंट्रीज में वैल्यू ऐड हो रही है, ज़्यादा इन्वेंट्रीज आ रही हैं, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसके बरकस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में, जैसे आपके पास हाउसिंग फैसिलिटी है, इसमें आपने इंक्रीज कर दिया, तो उसे आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसे आप फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ये कब कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एम्प्लॉयड बाय द फर्म। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जो है फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन भी आपके पास फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। तो 3 तरह के इन्वेस्टमेंट होप आपको समझ आ गए होंगे। पहला इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रहा है जिसे आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह दिया, सर ये इन्वेंट्री के रिलेटेड आ रहा है। दूसरा आपने रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कह दिया, सर ये हाउसिंग फैसिलिटी जैसी चीज़ें जो है इसको आप इंक्रीज कर रहे हैं। तीसरा आपके पास फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट आ रहा है जिसमें आपके पास मशीनरी को आपने बढ़ा दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग का काम आ गया, इक्विपमेंट आपके पास एम्प्लॉयड हो गए, जो इक्विपमेंट एम्प्लॉयड हुए इनमें बढ़ोतरी आ रही है। तो ये जो है इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आपके पास फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कहलाते हैं।
चलिए जी क्वेश्चन 55 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है आप अच्छे से समझिए। अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट इज, ठीक है जी, बोल रहा है कि एक तरह का तरीका है, एक तरह का मेथड है जिसके माध्यम से आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट। उसे आप क्या कहेंगे? देखिए जीडीपी को निकालने के लिए आपके पास मेन हम जो है 3 मेन तरीके लेते हैं। एक को आप एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, दूसरे को आप प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, तीसरे को आप इनकम मेथड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है वो मेथड, वो आपके पास जीडीपी निकालने का मेथड जो आप निकालते हैं बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट, उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे एक्सपेंडिचर मेथड कहेंगे? क्या आप उसे प्रोडक्ट मेथड कहेंगे? क्या आप उसे वैल्यू एडेड मेथड कहेंगे? क्या आप उसे इनकम मेथड कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड कहेंगे। ठीक है जी, चलिए हम आपको थोड़ा ये क्लियर कर देते हैं ये 3 तरह के मेथड। देखिए कंसेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपने माना कि आपके पास एक इकोनॉमी ऐसी है जहाँ एक फैक्ट्री है, माना पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरी की पूरी कायनात में सिर्फ एक ही फैक्ट्री आपके पास और एक ही हाउस होल्ड है। समझ गए बात को? अब फिल्म जो है हाउस होल्ड को क्या क्या देगा? फिल्म प्रोड्यूस करेगा सर, गुड्स प्रोड्यूस करेगा ये और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, और इसके बदले जो हाउस होल्ड है इसको जब गुड्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगे, ये क्या देगा फिल्म को? या आपके पास फिल्म को जो है स्पेंडिंग करेगा, इस पर ये खर्चा करेगा। ठीक है जी, खर्चा करेगा तो फिल्म जो है इसको गुड्स एंड सर्विसेज देगा। इसके बरकस आपको पता है कि फिल्म को काम करने के लिए क्या चाहिए सर? मजदूर चाहिए, उसको आपके पास इंसान चाहिए जो काम करेंगे इस पर, तो मजदूर चाहिए इसको, तो वो फैक्ट्री सर्विस जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा इसको? ये जो फैक्ट्री सर्विस है, ये फैक्ट्री सर्विस आपको फिल्म को कौन प्रोड्यूस करेगा? ये मजदूर कौन प्रोड्यूस करेगा सर? हाउस होल्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब जो ये मजदूर आ रहे हैं, जो ये फैक्ट्री सर्विस आ रहे हैं, इनको फिल्म क्या प्रोवाइड करेगा सर? इनको तनख्वाह देगा, इनको पेमेंट देगा, जिसे आप फैक्ट्री पेमेंट कहते हैं। तो ये आपके पास मेन मकसद होता है, ये तरीका है जीडीपी को समझने का। पहला क्या आपने पढ़ लिया कि फिल्म जो है, फिल्म जीडीपी आपके पास हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है और हाउस होल्ड जो है इस पर स्पेंडिंग कर रही है। चलिए पहला जो है हाउस होल्ड जो इसको स्पेंडिंग दे रही है वो ए से आपने डिनोट कर दिया, और फिल्म जो है इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, दे रही है, उसको आपने बी से डिनोट कर दिया। इसके बरकस जो आपके फिल्म है, फिल्म जो है हाउस होल्ड को तनख्वाह देगी, पैसे देगी, उसके मजदूरों को आपने सी से इसको डिनोट कर दिया, और जो आपके पास हाउस होल्ड है ये इसको मजदूर देंगे, फैक्ट्री सर्विसेज देंगे, इसको आपने डी से अगर डिनोट कर दिया। तो ये आपके पास तरीके आ गए समझने के लिए। अब एक्सपेंडिचर मेथड से आप किस तरह से जीडीपी निकालते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है? अगर आप मेजर करें एग्रीगेट वैल्यू कितनी आ रही है स्पेंडिंग की, कितनी स्पेंडिंग करेंगे, जैसे आपने अभी देख लिया कि ए जो आपके पास आ रहा है, डेट इज फिल्म को जो स्पेंडिंग मिल रही है हाउस होल्ड से, अगर आपका पूरे का पूरा फोकस इस पर है कि आप मेजर करें एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग डेट द फिल्म रिसीव फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ए प्रोड्यूस, तो आप जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप एक्सपेंडिचर मेथड कहेंगे। इसके बरकस अगर आप जो है बी वाले ग्राफ में जा रहे हैं, जो अभी आपके साथ हमने पढ़ा है कि जहां पर आप देख रहे हैं कि फिल्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप मेजर कर रहे हैं फ्लो एट बी बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फिल्म्स, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप प्रोडक्ट मेथड कहेंगे या वैल्यू एडेड मेथड कहेंगे। नंबर थर्ड मेथड क्या होता है सर? इनकम मेथड होता है, जो आपने सी से देख लिया कि यहाँ पर सी पर आप क्या कर रहे हैं? मेजरिंग द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स विल बी कॉल्ड द इनकम मेथड। तो 3 तरह के मेथड आप देख रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप निकाल रहे हैं जीडीपी निकाल रहे हैं बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप किसके मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं सर? आप एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसको यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन 56 में, वो आप अच्छे से समझिए। बोल रहा है कि आप हमें बताइए फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस टाइम्स प्रोडक्शन सब्सिडी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ एक्स क्या है? ठीक है जी, ये बात आपने अच्छे से समझ लेनी है कि पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है। पूछ रहा है कि आप हमें बताइए सर, आपके पास कंसेप्ट दिया जा रहा है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ एक्स क्या होता है? क्या ये एक्स आपके पास मार्केट प्राइस होगा? क्या ये एक्स यहाँ पर आपके पास बेस प्राइस होगा? क्या ये एक्स यहाँ पर जीडीपी होगा? क्या ये एक्स यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी सर? ये आपके पास बेस प्राइस आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आ जाएगा। देखिए बात क्या है सर, बात कंसेप्ट क्या होते हैं सर? एक तो होती है आपके पास 3 तरह के आप प्राइजेस लेते हैं।
एक को आपने फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस कहते हैं, ठीक है जी। फैक्टर प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है सर, फैक्टर कॉस्ट जो है इट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनमें खर्चा, जो उनमें पेमेंट हो रही है, उसी को आपके पास फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड अर्निंग टैक्स, कोई भी टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो अब आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। फैक्टर कॉस्ट आपने ले ली। फैक्टर कॉस्ट में अगर आप प्रोडक्शन टैक्स ले रहे हैं, प्रोडक्शन टैक्स आपने इसमें इंक्लूड कर दिया, माइनस टाइम में जो आपके सब्सिडीज प्रोडक्शन में मिल रही हैं, प्रोडक्शन की जो सब्सिडीज़ हैं वो आपने माइनस कर दी, तो आप जो है बेसिक प्राइस पर पहुंच जाते हैं। तो कहाँ पहुंचना चाहते हैं आप, बेसिक प्राइस पर। तो बेसिक प्राइस बीच वाली प्राइस आ रही है। फैक्टर कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन पर जो टैक्स लग रहे हैं वो इंक्लूड कर दिए, माइनस आपने प्रोडक्शन सब्सिडी जो है वो माइनस कर दिए, तो आप बेसिक प्राइस पर पहुंच रहे हैं। अब इसी बेसिक प्राइस जो आपने एक्स से डिनोट कर दिया था, इसी बेसिक प्राइस को अगर आप जो प्रोडक्ट पर टैक्स लग रहे हैं वो प्रोडक्ट टैक्स आपने इंक्लूड कर दिए और माइनस कर दिए जो प्रोडक्ट पर आपके पास सब्सिडीज़ आपको मिलेंगी, प्रोडक्ट सब्सिडीज़ अगर आप माइनस करेंगे तो आप जो है मार्केट प्राइस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। बात समझ गए कि आपके पास फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट को अगर आप प्रोडक्शन टैक्स माइनस जो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस हैं वो इंक्लूड ऐड कर रहे हैं, तो आप बेसिक प्राइस पर पहुंच रहे हैं। इस बेसिक प्राइस में आप नेट प्रोडक्ट टैक्सेस जो है इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप जो है मार्केट प्राइस पर पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा था। देखिए आपने फैक्टर कॉस्ट समझ ली कि फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ वो पेमेंट्स इंक्लूड होती हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लग रही हैं। इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो मार्केट प्राइस में क्या कहेंगे, इन ऑर्डर टू अराइव एट द मार्केट प्राइस, अगर आपने मार्केट प्राइस तक पहुंचना है, वी हैव टू ऐड टू द फैक्टर कॉस्ट द टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस टोटल सब्सिडीज। जो आपके पास फैक्टर कॉस्ट है इसमें आपको ऐड करना पड़ेंगे टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करने पड़ेंगे जो आपके पास टोटल सब्सिडीज हैं। जो आपका बेसिक प्राइस है, ये बेसिक प्राइस इन दोनों के बीच में आ रहा है। इट इंक्लूड्स, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन टैक्सेस आ रहे हैं लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज, लेकिन जो प्रोडक्ट टैक्सेस बट नॉट प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो आपने पढ़ लिया कि अगर आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो मार्केट प्राइस में क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें जो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आपने इसमें लेने पड़ेंगे। अगर आपने बेसिक प्राइस पर पहुंचना है तो आपको सिर्फ प्रोडक्शन टैक्सेस की, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस की बात करने की पड़ेगी। तो समझ गए। तो या ऐसा कहें, अगर आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर आपके पास होगी, प्लस अगर इसमें आप कर देंगे नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं कि आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड जो आपके पास फैक्टर कॉस्ट पर मौजूद है, इसमें आप नेट प्रोडक्शन टैक्सेस इंक्लूड करेंगे, सर आप कहाँ पहुँचाएंगे, आप पहुँचाएंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐड कहाँ पर, ऐड बेसिक प्राइस पर, ठीक है जी। अब जब बेसिक प्राइस पर पहुंच गए, जो आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस पर आ गई आपकी, इस पर आप ऐड कर रहे हैं नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस अगर आप इस पर ऐड कर रहे हैं नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंचाएंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। हमने बहुत अच्छे से आपको कोशिश किया समझाने की, उम्मीद करेंगे कि ये जो है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या पूछा जा रहा है आपके लिए। क्वेश्चन 57 में पूछा जा रहा है, जनरली इन इंडिया जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एक्स्ट्रा जो है इनको किस प्राइस पर आप जो है इवाल्युएट करते हैं। क्या आप इन्हें फैक्टर प्राइस पर इवाल्युएट करते हैं, क्या आप इन्हें बेसिक प्राइस पर इवाल्युएट करते हैं, क्या आप इन्हें मार्केट प्राइस इवाल्युएट करते हैं, या नन ऑफ दीज। पूछ रहा है कि इंडिया में जनरली जो आपके पास जीडीपी हो गए, जीएनपी हो गए, एनएनपी हो गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गए, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गए, ये सारे के सारे इस तरह के वैल्यूज वेरिएबल जो हैं आप किस प्राइस पर निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, डैट इज मार्केट प्राइस। समझिए बात है सर आपके पास, या आप याद रखिए कि जनवरी 2015 में जो आपके पास सीएसओ था, जिसे आप क्या कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं, इन्होंने रिप्लेस किया था जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट विद द जीवीए एट बेसिक प्राइस। और जो आपके पास जीडीपी एट द मार्केट प्राइस है, जिसे आप सिंपली जीडीपी कहते हैं, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जिसे आप सिंपली आज जीडीपी कहते हैं, इट्स द मोस्ट हाईलाइटेड मेजर। और जो आपके पास मोस्ट ऑफ द आज इंडिया में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, जीडीपी हो गए, जीएनपी हो गए, एनएनपी हो गए, इन सबको आप जो है मार्केट प्राइस पर ही इवाल्युएट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 58 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 58 बोल रहा है कि आप हमें बताइए द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज कॉल्ड। आपके पास जो नॉमिनल जीडीपी है और जो आपके पास रियल जीडीपी है, इन दोनों का रेशियो आपके पास क्या कहलाएगा। क्या ये आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाएगा, क्या ये आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर कहलाएगा, क्या ये जीडीपी एट करंट प्राइस कहलाएगा, क्या ये आपके पास जीडीपी एट बेस प्राइस कहलाएगा। ठीक है जी।
अभी इसका आंसर आप तब दे पाएंगे अगर आपको ये पता होगी कि आपके पास ये पहले पता होनी चाहिए आपको कि जो जीडीपी एट ये पता होनी चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी किसे कहेंगे, रियल जीडीपी किसे कहेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट जब आपको पता होंगे कि नॉमिनल जीडीपी आप किसको कहेंगे, रियल जीडीपी किसे कहेंगे, तब आप इसका आंसर जो है बहुत आराम से दे पाएंगे। देखिए जीडीपी जनरली हम दो तरह का लेते हैं, ये आपके पास जीडीपी है, इसको आप दो तरह से लेते हैं। एक तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी होता है और दूसरा आपके पास रियल जीडीपी होता है। देखिए नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में कंसेप्ट समझिए। रियल जीडीपी में आप क्या करते हैं, रियल जीडीपी जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है इस तरह से, माना जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है इनको इवाल्युएट किया जाता है एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस। ठीक है जी, कांस्टेंट बेस प्राइस पर है जो है इनको निकाला जाता है। जो जीडीपी बेस प्राइस पर निकाली जाए, कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाए, तो वो जीडीपी आपके पास कहलाएगी रियल जीडीपी। क्योंकि आपको पता है कि प्राइस जो है हम जनरली फिक्स्ड मान रहे हैं इस कंसेप्ट में, तो अगर जीडीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम मानेंगे कि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वही इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, और इसके बरकस आपके पास नॉमिनल जीडीपी जो है वो सिंपली हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस। चलिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं एक आपके पास कंट्री है, उस कंट्री का आप जो है जीडीपी निकालने के लिए मानते हैं कि उस कंट्री में केवल एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ लेते हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि उस कंट्री में पूरी की पूरी जो है सिर्फ आपके पास राइस प्रोड्यूस होता है, पूरी कंट्री में केवल एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं कि राइस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी, माना कि हमने फॉर एग्जाम्पल 2000 में जो आपके पास राइस था, या आपके पास 100 केजी या 100 यूनिट्स आपने मान लिया कि 100 बोरी 100 यूनिट्स जो हैं ये प्रोड्यूस हुए थे। मान लिया आपने 2000 में 100 यूनिट बने थे। एक यूनिट की कीमत अगर आपके पास 10 रुपये आ रही है, एक यूनिट की कीमत अगर आप 10 रुपये आ रही है, तो जीडीपी जो आपकी निकलेगी एट द करंट प्राइस वो कितनी हो जाएगी, 10 × 100 वो कितना हो गया आपके पास 10,000 की जीडीपी जो है इसका जो वैल्यू आ रही है। अगर आप इसके बरकस आपने ये याद रख दिया, अब यही वैल्यू 2001 में अगर आप देख रहे हैं तो 2001 में इसी कंट्री में 110 यूनिट्स जो हैं, इस आपके पास राइस की बोरियां जो हैं 110 यूनिट्स बन रही हैं। अगर आप इस केस में एक यूनिट 2001 में आपके पास 15 रुपये इसकी कीमत आ रही है, तो जो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आपने निकालना है, नॉमिनल जीडीपी 2001 में वो कितना निकलेगा आपके पास, नॉमिनल जीडीपी कितना होता है वो करंट प्राइस पर निकलेगा, वो आप 15 × 110 करेंगे, वो कितना आ जाएगा आपके पास 5,1,6,1650। ठीक है जी, 1,6,500 जो है वो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी कितना निकालना पड़ेगा, आपको बेस प्राइस लेनी पड़ेगी। तो बेस प्राइस कितनी थी, सब बेस प्राइस आपके पास 10 रुपये आ रही थी। हालांकि 110 यूनिट्स आज प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन प्राइस पहली जो आपके पास बेस शेयर आपके पास 2000 का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके पास जीडीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1100 रुपये आ जाएगी। तो ये आप कंसेप्ट समझ गए कि अगर आप बेस प्राइस पर निकाल रहे हैं तो आप रियल जीडीपी निकाल रहे हैं, अगर आप नॉमिनल प्राइस पर निकाल रहे हैं, करंट प्राइस पर निकाल रहे हैं, तो आप नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं। इन दोनों का रेशियो जो है, जिसके आप नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय आप लेते हैं रियल जीडीपी, इन दोनों का जो आपके पास रेशियो आता है, इस रेशियो को आप जो है जीडीपी डिफ्लेटर कहलाते हैं। क्या कहलाता है वो, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इट्स द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये सारी आप यहाँ पर कुछ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिखा था, ये क्या था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इट्स द इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ ए गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज विच आर बॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव। आपके पास कंज्यूमर होगा, उसने कौन सा बास्केट ऑफ कमोडिटी लिया होगा, उसका जो आपके पास प्राइस आ रहा होगा वो आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरली आप परसेंटेज में जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया कि जीडीपी एट करंट प्राइस अगर आप देख रहे हैं तो आप जो है किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉमिनल की तरफ जा रहे हैं। जीडीपी एट बेस प्राइस की तरफ जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप रियल जीडीपी की तरफ जा रहे हैं। लगता है सर 57 आपका क्लियर हो गया। 58 क्वेश्चन आपके पास हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया। अब बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ठीक है जी, अच्छे से आप समझ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन 59 में क्या पूछा जा रहा है आप अच्छे से समझिए। बोल रहा है कि इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर्ड टू एज। ठीक है जी, वो इकोनॉमिक एक्सचेंज, वो इकोनॉमिक व्यापार जो पैसे के बिना हो रहा है, पैसे के मीडिएशन के बिना हो रहा है, उसे आप क्या कहेंगे। क्या आप उसे डेबिट एक्सचेंज कहेंगे, क्या आप उसे क्रेडिट एक्सचेंज कहेंगे, क्या आप उसे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट जो बेस्ट टर्म इसमें इस्तेमाल हम करते हैं उसे आप बार्टर एक्सचेंज कहते हैं।
ठीक है जी। बार्टर एक्सचेंज क्या है सर? वो इकोनॉमिक एक्सचेंज होते हैं विच डजंट इन्वॉल्व द मीडिएशन ऑफ मनी, जो पैसे के बिना, पैसे की मीडिएशन के बिना ही हो रही हैं। लेकिन इस बार्टर एक्सचेंज को होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ज़रूरी होती है, जिसे आप एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंस वांट्स होने चाहिए, तभी आप बार्टर एक्सचेंज की तरफ जा पाएंगे। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझाते हैं कि बार्टर एक्सचेंज के लिए आपके पास डबल, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो देखने को मिलता है आजकल के टाइम में, इम्पॉसिबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। इसका मकसद क्या है सर? इसका मकसद ये है कि आपके पास पैसे के बिना आप जो है इकोनॉमिक एक्सचेंज देख रहे हैं, तो आप जो है क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास खेत है हमारे पास, तो हम वहाँ पर राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने राइस की बोरियां बनाई हैं। अब हम चाहते हैं कि सर आज सर्दी आ रही है, हमें क्या चाहिए? सर्दी के मौसम में हमें क्या चाहिए? हमें सर्दी के लिए कांगड़ियाँ चाहिए। ठीक है जी, कांगड़ी की हमें ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी ही लेंगे, लोकल एग्जाम्पल लेंगे, तो हमें ठंड लग रही है तो कांगड़ी की टाइम हमें ज़रूर चाहिए। अब अगर आप बार्टर एक्सचेंज की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए ये ज़रूरी बन जाएगा कि हम जो है राइस बेचें, और इस राइस को उसी को बेचें, किसको? जो कांगड़ी बेच रहा है। जो कांगड़ी बेच रहा है उसको हम राइस दें, और राइस के बदले ये हमें कांगड़ी दे। लेकिन इसके लिए ये लाजमी बात बन जाएगी कि जो हमें कांगड़ी देगा उसको राइस की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कांगड़ी बेच रहा है उसके पास ऑलरेडी जो खेत हैं, भरमार है खेतों की, उसको राइस की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब उसको राइस की ज़रूरत नहीं है तो वो कहाँ हमें कांगड़ी देगा इसके बदले? तो यहाँ जो मनी आता है, मनी यहाँ पर क्या आ जाता है सर? मनी मीडिएट आ जाता है। मनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एसेट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर अगर आप इसके बिना हो रहा है तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ डिमांड्स आपके पास होनी चाहिए। हम चावल बेचने को तैयार होने चाहिए, और हमारे साथ में जो कांगड़ी बेच रहा है वो कांगड़ी बेचने को तैयार होने चाहिए, लेकिन किसके बदले? चावल के बदले। मतलब वो चावल लेने को तैयार होने चाहिए, कांगड़ी बेचने को तैयार होनी चाहिए, और हम जो है कांगड़ी लेने को तैयार होनी चाहिए और चावल बेचने को तैयार होने चाहिए। तो ही जो है ये बार्टर एक्सचेंज का सौदा चलेगा। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा जा रहा है? आप हमें बताइए सर, इन जनरल द लार्जर इज द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी मेड, द लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ डाटा डिमांडेड। ठीक है, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उतना ज़्यादा आपको किस चीज़ की ज़रूरत लगेगी? क्या गुड्स की ज़रूरत लगेगी, मनी की ज़रूरत लगेगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत लगेगी, या सर्विसेज? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मनी की ज़रूरत लगेगी। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, आपको पता ही है कि द डिमांड फॉर द मनी टेल्स दैट व्हाट मेक्स पीपल डिज़ायर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है जी, जो डिमांड फॉर मनी है यही हमें दर्शाती है, जो आपको बताती है व्हाट मेक्स पीपल डिजायर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि जो मनी है ये रिक्वायर्ड, ये लगता है किसके लिए? ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये अल्टीमेटली डिटरमाइन करेंगे मनी पीपल विल वांट टू कीप। तो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, जितना ज़्यादा क्वांटम ट्रांजैक्शन का होगा, उतना ज़्यादा मनी जो है लोग आपके पास डिमांड करेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मनी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा जा रहा है? प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक इज कॉल्ड। ठीक है जी, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होते हैं वो आपने चुनने होते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे सर प्रॉफिट है, गेन भी आ सकता है, लेकिन आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इसमें चुननी है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इसमें क्या आ जाती है? उसे आप स्प्रेड कहते हैं। जो क्या प्रॉफिट अप्रोप्रिएट किया जाता है बैंक के द्वारा, उसे आप स्प्रेड कहते हैं। इसको आप और अच्छे से समझिए कि स्प्रेड जो, जिसे आपने कह दिया कि स्प्रेड जो है इट इज़ द प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक, ये बेसिकली किसके बराबर होता है? ये होता है इंटरेस्ट रेट चार्जेड फ्रॉम बोरोवर्स, जो आपसे कर्जा लेगा, जो इंटरेस्ट रेट आप इनसे ले रहे हैं, माइनस जो आप इंटरेस्ट रेट देंगे, किसको देंगे? जो आपकी बैंक में डिपॉजिट करेगा। इंटरेस्ट रेट पेड बाय बैंक टू डिपॉजिटर्स। समझिए बात को, क्या आपके पास स्प्रेड की वैल्यू क्या होती है? स्प्रेड इज द प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? इंटरेस्ट रेट कितनी चार्ज करेगा बैंक जो इससे कर्जा लेगा, माइनस इंटरेस्ट रेट कितनी पे करेगा बैंक जो इसमें डिपॉजिट करेंगे। तो इन दोनों का जो फर्क आ जाएगा उससे ही आपके पास प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक कहलाएंगे, और इसी को आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इसे आप स्प्रेड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं क्या पूछा है। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट नो बैंक इज ओवर लैंडिंग, आरबीआई यूज अ फॉलोइंग टूल। कहता है कि इस बात को एंश्योर करने के लिए, इस बात से सहमत होने के लिए कि कोई भी बैंक जो है ओवर लैंडिंग की तरफ नहीं जा रहा है, आरबीआई एक इंपॉर्टेंट टूल इस्तेमाल करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? क्या आप उसे स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी रेशियो कहेंगे, जिसे आप SLR कहेंगे, क्या आप उसे मनी मल्टीप्लाई कहेंगे, क्या आप उसे कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, कल इसका हम अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में MCQs बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।